वालेकुम। आज के इस जायजे में हम बात करने वाले हैं मशरिक़ वुस्ता यानी मिडल ईस्ट की तेजी से बदलती हुई जियोपॉलिटिकल शतरंज के बारे में। हालिया तज्जियों ने एक ऐसी पेचीदा सूरत हाल का पर्दा चाक किया है जो सदियों पुराने दिफाई इत्तेहादों को बिल्कुल पलट कर रख रही है। तो आइए इन हकाइक की रोशनी में इस पजल को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। चलिए जल्दी से आज के इस जायजे के खाके पर नज़र डालते हैं। पहले हम देखेंगे अरब ममालिक को चीन का वो अहम पैगाम, फिर बात होगी सिक्योरिटी के खला पर, उसके बाद पाकिस्तान के तस्वीराती फ़वाइद, सऊदी अरब में चीनी हथियारों की एंट्री और आखिर में जिक्र होगा प्रोजेक्ट फ्रीडम की हैरत अंगेज़ मुअत्तली का। तो शुरुआत करते हैं हिस्सा पहला, अरब ममालिक को चीन का पैगाम। इस नए दौर का आगाज हालिया सिफारती सरगर्मियों से होता है। देखें, आमतौर पर मशरिक़ वुस्ता में चीन का किरदार हमेशा से सिर्फ मुआशी ताउन तक ही महदूद रहा है, लेकिन अब जो तब्दीली आई है ना, वो आलमी ताकतों के दरमियान एक बिल्कुल नई रस्साकशी की बुनियाद बन चुकी है। ज़रा ओमान की क़ियादत को दिए गए इस पैगाम के अल्फाज पर गौर कीजिए। बैरूनी मुदाखलत की मुखालफत करें और अपनी तकदीर अपने हाथ में लें। ये जुमला कोई आम सिफारती बयान नहीं है। ये इस बात का वाज़े इशारा है कि चीन खलीजी ममालिक से बाज़ाब्ता तौर पर कह रहा है कि वो खित्ते से बैरूनी खुसूसन अमरीकी ताकतों को बाहर निकालें। ये एक बहुत बड़ी और सीधी पुकार थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सिक्योरिटी के खला का मसला। यहां आकर एक संगीन पेचीदगी जन्म लेती है। वॉशिंगटन के स्टिम्सन सेंटर के एक तज्जिए ने इस उलझन को बड़ा बेबाक अंदाज में बयान किया है। मसला ये है कि चीन चाहता तो है कि बैरूनी ताकतें मशरिक़ वुस्ता से निकल जाएं, लेकिन वो उनकी जगह लेने का यानी खित्ते को सिक्योरिटी फराहम करने का बोझ खुद बिल्कुल नहीं उठाना चाहता। इस पेचीदगी को समझने के लिए इन दो मॉडल्स का मुआजना करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है चीन का माइशत और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI मॉडल, जो सिर्फ सनतों को फ़रोग़ देने पर मबनी है, और दूसरी तरफ है रिवायती सिक्योरिटी प्रोवाइडर मॉडल, जहां बड़ी ताकतें चौकीदार बनकर भारी अस्करी अखराजात उठाती हैं। अब चीन अपना माइशी मॉडल कुर्बान करके ये चौकीदारी वाला मॉडल नहीं अपनाना चाहता। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका खित्ते से जाता है और चीन ये खला पुर नहीं करता, तो अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ये किरदार आखिर अदा कौन करेगा? हिस्सा तीसरा, पाकिस्तान के रणनीति फ़वाइद। इसी अहम सवाल का जवाब आलमी मायरीन को पाकिस्तान की सूरत में मिलता है। सिक्योरिटी के इस बड़े खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान एक इंतहाई मौसर प्रॉक्सी या यूं कह लें कि मुतबादिल के तौर पर उभरता है, जो चीन और अरब ममालिक दोनों की ज़रूरियात को बराबरी से पूरा कर सकता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है ये 5 मखसूस खुसूसियात जो पाकिस्तान को इस पूरी गेम में बाकी सबसे बिल्कुल नुमाया करती हैं। पहली बात, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया दुनिया की उन चंद अफ़वाज में से है जिन्हें अमेरिकी, फ्रांसीसी और चीनी टेक्नोलॉजीज़ पर मुकम्मल अबूर हासिल है। दूसरा, एक साबितशुदा जंगी रिकॉर्ड। तीसरा, अरब ममालिक के लिए एक काबिल एतमाद इस्लामी शनाख्त। चौथा, सऊदी अरब के साथ दहाइयों पर मुहित अस्करी ताल्लुकात। और पांचवा, तकरीबन 170 हथियारों के साथ खित्ते की वाहिद मुस्लिम जौहरी ताकत होना। ये मजमूई फ़वाइद पाकिस्तान को इस नई शतरंज में बेहतरीन दिफाई मुआवन बनाते हैं। इस टाइमलाइन से हम बाखूबी समझ सकते हैं कि ये सारा मंसूबा आगे कैसे बढ़ा। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले तसादुम ने आलमी सतह पर JF-17 की सलाहियत को मनवाया, जिससे खलीजी ममालिक का चीनी हथियारों पर एतमाद मजीद पुख्ता हुआ। फिर ठीक एक साल बाद अप्रैल 2026 में रिपोर्ट्स आई कि 13,000 के करीब पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं। उसी साल रियाद में होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो में इस पार्टनरशिप की बाकायदा नुमाइश हुई, और फिर आलमी तज्जिया निगारों ने ईरान की कशमकश को इन्हीं हथियारों की कारकर्दगी परखने की तजुर्बागाह के तौर पर नोट किया। यानी ये वाक़यात अचानक नहीं हुए, बल्कि एक मखसूस तरतीब से आगे बढ़ाए गए। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, सऊदी अरब में चीनी हथियार। इन लगातार वाक़यात का नतीजा ये निकला कि मशरिक़ वुस्ता की तारीख़ में अचानक कुछ ऐसी ज़मीनी तब्दीलियाँ आईं जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थीं। यह वाकई एक तारीखी शिफ्ट है। ज़रा सोचिए, सऊदी अरब जो रिवायती तौर पर महज अमरीकी और मगरबी दिफाई निज़ाम पर इन्हिसार करता रहा है, वहाँ अब पाकिस्तान के ज़रिए चीनी JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स और PL-15E जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की तैनाती देखी जा रही है। ये खित्ते के दिफाई उसूलों का एक बिल्कुल नया बाब है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये तज्जिया इस पूरी हिकमत अमली का निचोड़ पेश करता है कि चीन खुद मैदान में नहीं है, लेकिन इसके हथियार पाकिस्तानी हाथों से दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। 2026 के रियाद वर्ल्ड डिफेंस शो में चीन ने किसी बायरास्त खतरे या बोझ के बगैर अपनी मिलिट्री प्रोडक्ट्स को एक मुतबादिल दिफाई कुव्वत के तौर पर आलमी मंजरनामे पर पेश कर दिया।
ہتھیار چین کے ہیں لیکن اعتماد اور زمینی رسائی پاکستان کی فراہم کردہ ہے۔ اور آخر میں 5واں حصہ، پروجیکٹ فریڈم کی معطلی۔ ان تمام تبدیلیوں کا عملی میدان میں جو فوری اثر ہوا نا، وہ روایتی طاقتوں کے لیے بھی انتہائی حیران کن تھا۔ NBC نیوز کی حالیہ رپورٹ اس پر گہری روشنی ڈالتی ہے۔ NBC کی اس حیرت انگیز رپورٹ کے مطابق پروجیکٹ فریڈم نامی ایک آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو توڑنا اور ایران کے خلاف اقدام کرنا تھا۔ لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس عالمی پیمانے کے منصوبے کو شروع ہونے کے محض 36 گھنٹے بعد ہی معطل کرنا پڑا۔ ایسے کسی بھی اہم ملٹری آپریشن کا اتنی تیزی سے بند ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آخر یہ آپریشن اتنی جلدی روکا کیوں گیا؟ اس کی وجہ تھی خلیجی اتحادیوں کی شدید مخالفت۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے اہم ترین پرنس سلطان ایئر بیس اور فضائی حدود کے استعمال کی اجازت فوری طور پر معطل کر دی۔ دیکھا دیکھی اردن، کویت اور عمان نے بھی اپنے بیسز اور ایئر سپیس دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جب خطے کے اپنے ہی نمایاں اتحادی تعاون سے انکار کر دیں تو باہر کی طاقتوں کے لیے وہاں آپریشن چلانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس انکار کے پیچھے جو حقیقت رپورٹ کی گئی وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ بتایا گیا کہ ان انکارات کے بعد جب اعلیٰ سطحی گفتگو ہوئی تو سعودی قیادت نے عسکری تصادم کو بڑھانے کے بجائے امریکہ اور ایران کے درمیان عمل معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے ثالثی کردار کو ایک موقع دینے کی ترجیح ظاہر کی۔ یعنی خلیجی اتحادیوں نے عسکری طاقت کی جگہ پرامن سفارتی راستے کا چناؤ کیا۔ یہ پاور ڈائنامکس کے پوری طرح تبدیل ہونے کا ایک واضح اور اہم ثبوت ہے۔ یہ تمام رپورٹس اور حقائق ہمیں آخر میں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ایسی پیچیدہ پراکسی حکمت عملیاں صدیوں پرانے اتحادوں کو اس طرح پلٹ رہی ہیں تو مشرق وسطیٰ کی سفارتی شکل کا آگے مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آنے والے وقت میں ہم دنیا کی طاقتوں کے درمیان کچھ نئے اور انوکھے اتحاد دیکھنے والے ہیں؟ خیر، یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے کافی عرصے تک عالمی سیاست کے ایوانوں میں گونجتے رہیں گے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ اس جیو پولیٹکس شطرنج کو سمجھنے کا بہت شکریہ۔